सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे हाशिए पर रखा गया इस देश का दलित चाहे या अनचाहे तौर पे हमेशा ही इस देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा है। अगर आप आज आज़ादी से पहले को देखें तो भीमराव अंबेडकर इस देश के दलित नेता और दलितों का मसीहा माने जाते थे और आज़ादी के बाद कांशीराम और मायावती ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया और उनकी मौजूदगी को इस देश की राजनीति में दर्ज कराया। लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की मौजूदगी ने इस देश के दलितों के सामने यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि वास्तविक तौर पे इस देश में दलितों का असली नेता कौन है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। अगर आप दलित पॉलिटिक्स या दलित राजनीति को भारत में देखें तो दलितों का हमेशा से ही यह सवाल रहा है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हमेशा ही इस देश में दलितों को प्रताड़ना सहना पड़ा है। दलितों को अछूत माना जाता है, उनको हमेशा से ही हाशिए पर रखा जाता है। धार्मिक तौर पे उन्हें जो है कि अछूत माना जाता है, सामाजिक तौर पे उन्हें अछूत माना जाता है और हमें हमेशा ही उन्हें दबाने और कुचलने की कोशिश की जाती है। और जब भी कोई दलित नेता अपनी राजनीति की शुरुआत करता है तो वह सदैव ही दलितों के इन सवालों को इस देश के सामने रखते हुए इस देश के उच्च वर्ग और उच्च हिंदुओं से टकराते हुए दिखता है और कहीं ना कहीं उसकी टकराहट बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन से होना लाजमी है, क्योंकि इस देश में बीजेपी और बीजेपी से जुड़े संगठनों पर यह आरोप लगता है कि वह केवल उच्च वर्ग, उच्च जाति और आर्थिक तौर पे मजबूत लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है और मनुवादी सोच को वो आगे बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी दलित नेता सीधे तौर पे आपको बीजेपी या उससे जुड़े हुए संगठनों से टकराते हुए दिखता है और उसकी मौजूदगी इसी बात पर निर्भर करती है। लेकिन जिस तरीके से कुछ समय से राजनीतिक माहौल बदला है, उस राजनीतिक माहौल में दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली मायावती मौन दिखती हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि कहीं ना कहीं मायावती और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ सेटिंग तो नहीं हो गई है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों को देखें, अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो जाती हैं तो सीधे तौर पर उन 80 सीटों पर फर्क पड़ने वाला था और दिल्ली की सत्ता कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाती। लेकिन मायावती की अपनी मौजूदगी अकेले तौर पे रखना या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल ना होना या बीजेपी के खिलाफ उस तरीके से आक्रामक ना दिखना ही या अकेले चुनाव लड़कर दलित वोटों को विभाजित करना करके मोदी को सहयोग देने का जो आरोप मायावती पर लग रहा है, उससे कहीं ना कहीं दलितों के मन में जो सवाल खड़े हुए हैं उसका भरपूर फायदा आर्मी प्रमुख यानी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ले रहे हैं। अगर आप चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक तेवर को देखें तो वह सीधी तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी की राजनीतिक सोच से टकराते हुए दिखते हैं और जिस अंदाज में वो बात कहते हैं वो दलितों को उत्साहित करने वाला होता है। सबसे पहले उनके इन बातों को सुनिए। पहले भी कितनी बार तरह तरह के हमले हुए इस देश पर और कितने ताकतवर लोग आए, अंग्रेज, उनको लगा कि वो इस मुल्क को तोड़ देंगे, राज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इस मुल्क के मेरे प्यारे भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क को बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया तो उनको भी जाना पड़ा। जो ये कहते थे कि हम इस मुल्क पे राज करेंगे,
परेशानियां कुछ दिन की होती हैं, आज भी परेशानियां हैं, मगर सलाम करता हूं आप सब लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। सलाम करता हूं तमाम बहनों को, उन भाइयों को जिन्होंने पिछले 2 महीने से सड़क का रास्ता इख्तियार किया है और बताया है कि आंदोलन किसे कहते हैं। आजाद भारत में यह सबसे बड़ा आंदोलन है और जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा इन बहनों का, इन भाइयों का, इन बुजुर्गों का, इन बच्चों का नाम जो मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज मनुस्मृति और संविधान के बीच संघर्ष है और संविधान हमेशा भारी है और ये आप जानते हैं कि संविधान की ताकत की वजह से आज बाबा साहब का बेटा यहां बोल रहा, क्योंकि संविधान इस देश को जोड़ता है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करता है और मनुस्मृति आदमी पे आदमी के शोषण को बढ़ावा देती है। तो इस देश में राज तो चलेगा, लेकिन चलेगा इसका। देखिए, सरकारें बदलती हैं। मैं एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं सब लोगों से, मेरे परिवार के लोग यहां हैं। सरकारें बदलती हैं, सोच नहीं बदलती। हमारी वोट सबको चाहिए, बहुजनों की। हमारी आवाज नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब मैं पिछली बार आया था, सरकार भाजपा की थी, मुझे 3 दिन बंद रखा गया होटल में। यहां तक बाबा साहब की भूमि भी नहीं जाने दिया गया, फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस बार उम्मीदें कम थी कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात। बाबा साहब के बच्चे, अमन चैन चाहने वाले बच्चे, आपके भाई इस मुल्क में सबके लिए खतरा हो गए, क्योंकि न्याय, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं और ये लोग नहीं चाहते कि लोग जागें। जाग जाओगे तो अपना हक मांगोगे और ये लोग आपको आपका हक देंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, गौर से सुनना सब लोग। लोकतंत्र में सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मुल्क में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी जाति धर्म का हो, सबसे पहले रोटी, कपड़ा, छत, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा, ये सुनिश्चित करे। और ये सरकार की जिम्मेदारी और आम आदमी का अधिकार है। लेकिन फिर भी हम लोग आज भी असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे दोषी वो लोग नहीं है, उनका तो एजेंडा ही था कि इस देश में किस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को सताया जाए, उन्हें इस मुल्क में 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, उनके अधिकार छीन लिए जाए। इसी साजिश का बड़ा नतीजा है सीए, एनआरसी और एनपीआर। मगर सरकारें क्या कर रही हैं? हक की बात करने के लिए सभाएं होती हैं तो नहीं होंगी। अगर सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे तो लाठियां मिलेगी, गोलियां मिलेंगी, मुकदमे मिलेंगे, जेल मिलेगी। लेकिन इनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो लोग मुल्क को बचाने निकले वो सर पर कफन बांध कर निकले। ना वो लाठी से डरते, ना वो गोली से डरते, ना वो मुकदमों से डरते, ना वो जेल से डरते
और जिन्होंने पहले कुर्बानियां दी है वो फांसी से भी नहीं डरेंगे। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आप चलाओ लाठी, आप चलाओ गोली, आप लगाओ मुकदमे, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ की तरह गोली और बोली के बयान नहीं दूंगा। जैसे वो कहते हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा गोली से मानेगा, मैं ये कह रहा हूं चलाओ गोली। कल बंद है हमारा भारत बंद किया हमने आरक्षण और सीए एनपीआरसी एनआरसी और एनपीआर को लेके। आप चलाओ गोली, मारो हमारे निर्दोष लोगों को। मगर याद रखना भाजपा के लोगों, सरकार बदलेगी। जिस दिन सरकार बदली एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। तो जब मुझे बेल मिली तो मुझे कहा गया माननीय न्यायपालिका द्वारा कि चंद्रशेखर आप देश के वजीर आजम का सम्मान करें। करूंगा सम्मान, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान की संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं वो। लेकिन मैंने भी ये कहा देश के वजीर आजम को भी कहिए कि वो देश की जनता का सम्मान करें, वो देश के संविधान का सम्मान करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझसे सम्मान की उम्मीद न रखें। तो आपने चंद्रशेखर आजाद को सुना, किस तरीके से वो दिल्ली की सत्ता और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। और धार्मिक तौर पर वह यह कहने से गुरेज नहीं करते कि अगर राम मंदिर से इस देश में रोजगार पैदा हो रहा है तो इस देश के सभी जिलों में राम मंदिर का निर्माण कर देना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता है वो कुछ और है, आप ऐसा नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं वो मनुवादी सोच पर और बीजेपी के वैचारिक सोच पर वो सीधे सीधे चोट करते हुए दिखते हैं। अगर आप राजनीतिक तौर पर देखें तो चंद्रशेखर आजाद कभी मायावती के बारे में उस तरीके से तीखे नजर नहीं आते। लेकिन मायावती ने यह कहने से गुरेज नहीं किया कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की बी टीम है और दलितों का वोट विभाजित करके वह मनुवादी सोच को और बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, चंद्रशेखर सिर्फ दलितों की ही बात नहीं बल्कि इस देश के दलितों, शोषितों और राजनीतिक तौर पे अल्पसंख्यक, धार्मिक तौर पे अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों की बातों को भी अपने वो बातों में रखते हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते हैं। तो ये सवाल कहीं ना कहीं आज के दलितों के मन में यह खड़ा तो हो गया है कि क्या कहीं मायावती बदलते हुए समय के साथ राजनीतिक तौर पे इनवैलिड तो नहीं हो गई हैं और अपना नेता वो चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं चुनने वाले हैं। अब आने वाला 2024 का इलेक्शन यह निर्धारित करेगा, यह संकेत देगा कि आने वाले समय में दलितों की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाला या दलितों की राजनीति को आगे लेकर चलने वाला या दलितों का मसीहा करने वाली मायावती होंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, प्यार दिया, इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप दलित राजनीति को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।